मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपका टीटीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना। और रासायनिक अभिक्रियाओं में अनेकों अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है। और पहली अभिक्रिया जो है वो कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया जो है वो 4 नामों से जानी जाती है। ठीक है। अब जैसे कि इस अभिक्रिया के नाम से पता चलता है कि इस अभिक्रिया में क्या होगा। ठीक है ना। क्या होगा? योग होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन जो है ये जरूरी नहीं है कि वो आपको संयोजन अभिक्रिया के नाम से ही पूछे। ठीक है। वो संयुग्मन से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, योगात्मक से भी पूछ सकता है और योगशील अभिक्रिया के नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो अब देखिए कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, कि वह अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक, ठीक है ना, आपस में क्या करते हैं? संयोग। आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना। और क्या बनाते हैं? एक ही उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयुग्मन कह दो या संयोजन कह दो, या इसके जो अन्य नाम है उस अभिक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। फिर देखिए कि इस प्रकार की अभिक्रिया में नए बंधों का निर्माण होता है। क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में नए बंधों का निर्माण होता है। तो देखिए डेफिनेशन साथ साथ में लिखते भी रहिएगा जैसे जैसे मैं बोलता हूं। ठीक है। तो देखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं। एक ही उत्पाद या क्रियाफल बनाते हैं। क्रियाफल बनाते हैं, उसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में नए बंधों का निर्माण होता है। नए बंधों का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला, किस प्रकार इसमें रासायनिक समीकरण बनता है। ठीक है ना। तो किस प्रकार बनेगा? तो देखिए एग्जाम्पल, अपने को करना क्या है? A+B बनेगा क्या? AB। क्या बनेगा? AB। ठीक है ना। तो ये तो है अपना फॉर्मूला। ठीक है ना। इस फॉर्मूले पर हमें क्या करना है? कार्य करना है और रासायनिक अभिक्रिया बनानी है। तो इसके 3 एग्जाम्पल अपने बुक में
दे रखे हैं, ठीक है ना। 2 से तो हम परिचित है। तीसरा इसमें जो नया है वो क्या है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। तीसरा कौन सा नया है इसमें, एथीन का हाइड्रोजनीकरण है, ठीक है। तो मैं उसको पहले लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से ही कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण समीकरण लिखिए। तो देखिए नंबर 1 उदाहरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। अब देखिए हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है कि एथीन जो पदार्थ है, ठीक है ना, जो यौगिक है, ठीक है ना, उसकी क्रिया जो है H2 यानी कि हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाई जाती है, ठीक है ना। तो क्या बनता है, एथेन। क्या बनता है, एथेन, यानी कि नया बंध बनेगा इसमें। कहा ना, बात है कि इन अभिक्रियाओं में नए बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो एथीन जो होता है उसमें द्विबंध होता है। एथीन में कौन सा बंध होता है, द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। जब उसकी हाइड्रोजनीकरण हो जाता है तो उसमें कौन सा बंध हो जाता है, एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड निर्मित हो जाता है। तो देखिए इसका समीकरण CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर, ठीक है, और 200 एटीएम दाब पर, 200 एटीएम दाब पर, ठीक है ना, यह अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो बनेगा क्या, एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये तो है अपना एथीन, क्या है, एथीन, ठीक है। और ये क्या है अपना एथेन, कौन सा है, एथेन। तो अब देखिए इनमें मैंने एक पॉइंट लिखा कि इन अभिक्रियाओं में नए बंधों का निर्माण होता है। तो पहले बंध कौन सा था इसमें, डबल बॉन्ड, यानी कि जब कभी भी ऐसा साइन आए तो वो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अगर सिंगल साइन आए, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर ट्रिपल साइन आए ऐसा तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिआबंध होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर मैंने बता दिया आपको कि यह अभिक्रिया है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण किया, बना क्या, एथेन, यानी कि नए बंध का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। फिर देखिए दूसरा जो था वो है कोयले का दहन, ठीक है ना, जो हमने लास्ट वीडियो की क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है ना, तो आप बुक से उतार लेना। तीसरा है मैग्नीशियम का, ठीक है ना, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके अंदर बन रहा है, उसे भी आप बुक से ले लीजिए, या मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ, आप दोनों उदाहरण अपने बुक से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दूसरा उदाहरण है कोयले का, ठीक है ना, तो कोयले का दहन, ठीक है ना, तो कैसे होगा, C+O2 बन के आ रहा होता है CO2, ठीक है ना, यानी कि कौन सी गैस बन रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें बन रही होती है, ठीक है। तीसरा उदाहरण है कि मैग्नीशियम फित्ते का दहन, कौन सा है, मैग्नीशियम फित्ते का दहन, ठीक है ना, तो कैसे बनेगा, Mg+O, ठीक है ना, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है ना, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, और ये क्या है, मैग्नीशियम है। अगर मान लो कि बुक में अगर यहाँ पर 2MgO दिया हुआ है तो इधर भी क्या लगा देंगे 2, और इधर O2 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन गया अपना समीकरण। तो ये 3 समीकरण, ये 3 अभिक्रियाएं जो है वो किसकी है, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, इतने बहुत है, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया के ऊपर चलते हैं, और दूसरी अभिक्रिया जो है वो अपनी कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इनको आप ऐड कर लीजिएगा, अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। फिर देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक का जो एक समूह होता है, ठीक है ना, कोई भी अभिकारक का समूह, उसके अंदर उपस्थित कोई परमाणु या परमाणु समूह होता है, वो जो होता है वो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो नंबर 2 अभिक्रिया है अपनी विस्थापन अभिक्रिया, नाम से पता चलता है इसका। नंबर 2 विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर समीकरण पूछे जाते हैं, परिभाषा भी इसकी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो मैंने ही बताया
कि वह अभिक्रिया लिखते रहिएगा साथ साथ में, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई इसकी परिभाषा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के, ठीक है ना, परमाणु या परमाणु समूह से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर पहले से ही बंध बने हुए होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में पहले से ही बंध क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो वो बंध तो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं और नए बंधों का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। तो ये एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि इन अभिक्रियाओं में पहले से बने बंध टूटते हैं तथा कुछ नए बंधों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, AB प्लस सी। ठीक है, क्या होगा, AB प्लस सी। ठीक है ना, तो फॉर्मूला बनेगा कैसे फिर, AC प्लस बी, ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के आधार पे हमें क्या बनाने हैं, इसके समीकरण बनाने हैं। ठीक है ना, उदाहरण देने हैं हमें। ठीक है ना, तो अब देखिए ये तो हुआ एक अभिकारक और ये हुआ दूसरा अभिकारक। ठीक है ना, ये पहला समूह अभिकारकों का, ये दूसरा समूह अभिकारकों का। तो इसी से समझ लीजिए कि ये पहले क्या था, AB और ये क्या था, C। तो B के स्थान पे कौन आ गया, C आ गया, तो क्या बन गया, AC विस्थापित हुआ। ठीक है ना, और जो B था वो क्या रह गया, अकेला रह गया। ठीक है, तो अब इसके आधार पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है नंबर 1। ठीक है ना, वो अभिक्रिया है अपनी कि कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है ना, की क्रिया जो है वो किससे करवाई जाती है, जिंक धातु से। किससे करवाई जाती है, जिंक धातु से करवाई जाती है। तो रिएक्ट होने पर देखो क्या बनता है। ठीक है ना, क्या बनेगा, अब ये इसके स्थान पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। कॉपर तो पहले से बना हुआ है, देखिए जिंक सल्फेट। ठीक है, प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा, या हम कहें कि विस्थापित हो जाएगा। इसका एक प्रयोग दे रखा है अपनी बुक के अंदर कि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, ठीक है ना, और जलीय विलयन का रंग कैसा होता है, नीला। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग कैसा है, नीला होता है। तो उस नीले रंग के जलीय विलयन में जिंक धातु के जब टुकड़े डाले जाते हैं, जिंक धातु के क्या डाले जाते हैं, टुकड़े। तो टुकड़े डालने पर कुछ समय बाद क्या होता है, रिएक्शन होती है उनके अंदर,
तो रिएक्शन होने पर उसमें क्या बनने लग जाता है, कॉपर सल्फेट के स्थान पर जिंक सल्फेट बनना प्रारंभ हो जाता है और कॉपर जो होता है वो क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अपना दिया हुआ है, बुक के अंदर दिया हुआ है, तो आप उस थ्योरी को उतार लीजिएगा इस समीकरण के नीचे। ठीक है ना, जो थ्योरी दे रखी है, दो डायग्राम दे रखे हैं कुछ इस प्रकार के। ठीक है, कि दो बर्नर से हैं, ठीक है ना, ग्लास से हैं, ठीक है, जिसमें क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा हुआ है। ठीक है ना, और एक तरफ एक और ग्लास दिया हुआ है कांच का, ठीक है ना, जिसमें भी विलयन है, लेकिन अब ये विलयन कौन सा होगा, जिंक सल्फेट का होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या डाले गए थे, जिंक धातु के टुकड़े। किसके टुकड़े डाले गए थे, जिंक धातु के टुकड़े डाले गए थे। तो रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पर क्या जमा होने लगता है, कॉपर। ठीक है ना, कॉपर होता है वो क्या होने लगता है, निक्षेपित होने लगता है। तो इस प्रकार का आपने प्रयोग दिया हुआ है, थ्योरी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिएगा आप। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर एक और मजेदार टॉपिक आता है कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती है उसके अंदर जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अब देखिए इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कौन है और कम क्रियाशील तत्व कौन है, तो जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अधिक क्रियाशील तत्व है तो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देगा। अब विस्थापित करने वाला इसमें कौन है, जिंक। कौन है, जिंक है। ठीक है ना, तो जिंक क्या हुआ, अधिक क्रियाशील। क्या हुआ, जिंक अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर जो है वो क्या हुआ, कम क्रियाशील। कॉपर क्या हुआ, कम क्रियाशील। ठीक है ना, तो इनके बनते जब रिएक्ट होता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर एक इस अभिक्रिया की परिभाषा और बनती है कि वह अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो उसे कौन सी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन अधिक क्रियाशील तत्वों की और कम क्रियाशील तत्वों की जो जानकारी होती है, ठीक है ना, कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है, उसकी जानकारी जो प्राप्त होती है वो किससे होती है, उनकी सक्रियता श्रेणी से होती है। और वो सक्रियता श्रेणी जो है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, समझिएगा। इसके हम और भी एग्जाम्पल उस श्रेणी के आधार पर हम बना सकते हैं। तो देखिए इसको मिटा देता हूं मैं अब, कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। ठीक है, जिससे हम एक एग्जाम्पल नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल विस्थापन अभिक्रिया के बना सकते हैं। ठीक है, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हम बना सकते हैं। तो अब देखिए एक सारणी है बुक में आपके दी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से एक सारणी बनी हुई है अपने बुक में। ऊपर लिखा हुआ है, बीच में देखिए आपके से एक लाइन दी हुई है। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, वहां पे क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन है ये। ठीक है ना, अब हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, अधिक क्रियाशील। वो क्या होगी, अधिक क्रियाशील होगी। और नीचे की जो होगी वो क्या होगी, कम क्रियाशील होगी। ठीक है ना, तो अधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बड़े लिख देता हूं थोड़े, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस और लेड यानी कि पीबी। ठीक है, इधर इनका हिंदी में भी नाम दिया हुआ है। ठीक है ना, तो वो भी लिख देते हैं अपने, एक कॉलम और बनेगा इसमें। ठीक है, तो देखिए ये क्या अपना पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम, अपनी सुविधा के लिए बना देते हैं। ठीक है, पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या हुआ, सर्वाधिक क्रियाशील। ये क्या है, सोडियम, तो ये हो गया अपना सोडियम।
ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम, Ca, ठीक है ना, कैल्शियम। और ये क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और ये क्या है, जिंक, ठीक है ना। ये क्या अपना फेरस, लोहा जिसे हम आयरन बोलते हैं, ठीक है ना, फेरस, ठीक है। प्लम्बम यानी कि लेड, ठीक है, या सीसा। और ये क्या है अपना, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। अब देखिए ये जो ऊपर वाली है वो क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। ये क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है। और ये जो है हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं H से क्या होगी, अधिक क्रियाशील होगी। लिख देते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व H से अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है। अब देखिए नीचे वाली, ठीक है, तो नीचे वाले में क्या होगा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, Au, ठीक है। ये क्या है, कम क्रियाशील है। क्या है ये, कम क्रियाशील है। कौन कौन, कॉपर, मरकरी, Ag यानी कि सिल्वर चांदी, Au यानी कि गोल्ड सोना, ठीक है। तो इनका नाम लिख देते हैं हम। ये क्या है, कॉपर, ठीक है। ये क्या है अपना, मरकरी, पारा या पारद, दो नाम है इसके अलग। मरकरी को क्या क्या कहा जाता है, पारा भी कहा जाता है और पारद भी कहा जाता है, ठीक है ना। Ag क्या है, सिल्वर चांदी, ठीक है ना। Au क्या है, गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है। अब देखिए ये तो H से ऊपर की है तो क्या हुई, अधिक क्रियाशील। तो अब इधर हम क्या लिख देंगे, H से, हाइड्रोजन से नीचे की क्या होगी, कम क्रिया की, ठीक है ना। H से नीचे के तत्व कम क्रियाशील, ठीक है ना। और ये अधिक क्रियाशील तत्व थे तो ये नीचे वाले क्या हो जाएंगे, कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व। आई बात समझ में। तो ये अपनी सारणी है, ठीक है ना। इस सारणी में आपको क्या देखना है कि इस सारणी में जो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है वो कौन है, पोटेशियम, कौन है, पोटेशियम। उसके बाद में कौन है, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर फेरस यानी कि लोहा, ठीक है ना, फिर Pb यानी कि प्लम्बम या लेड या सीसा, ठीक है। ये तो हो गई ऊपर सभी क्या है, क्रियाशील है। अब ये क्या है, कम क्रियाशील है, कॉपर, ठीक है ना, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर Au यानी कि सोना क्या है, सबसे कम क्रियाशील तत्व है, ध्यान रखना। सक्रियता श्रेणी में अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, पोटेशियम, ठीक है ना। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, सोना, ठीक है ना, गोल्ड, Au जिसका सिंबल होता है। तो अब देखिए मैंने कहा कि इसके आधार पर हम इसके एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे एग्जाम्पल बनते हैं विस्थापन अभिक्रिया के, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने पहले लिया था कॉपर सल्फेट और जिंक, कॉपर सल्फेट और जिंक लिया था। अब हम क्या कर देंगे, पोटेशियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो उठाएंगे इसमें से कोई धातु, ठीक है ना। और धातु क्या ले लेते हैं, मान लो कि हमें Ag ले लेते हैं, या कॉपर तो पहले से एग्जाम्पल में था, Ag ले लो, ठीक है ना। Ag लिया, Ag यानी कि सिल्वर, ठीक है ना। Ag है तो इसके साथ में कौन सा जोड़े कि कोई कंपाउंड बने, मान लो कि हमने Cl जोड़ दिया, AgCl2, ठीक है ना। तो अब इसकी क्रिया किस कौन से तत्व के साथ में कराएं, पोटेशियम के साथ में करवा देते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने पे क्या बनेगा, ये जो अधिक क्रियाशील तत्व हुआ पोटेशियम, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इस Ag को विस्थापित कर देगा। तो बनेगा क्या यहाँ पर, AgCl2, क्या बनेगा, KCl2, क्या बनेगा, KCl2, पोटेशियम क्लोराइड, क्या बनेगा,
पोटेशियम क्लोराइड, और जो ये Ag था वो क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा, या हम कहे कि विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको इसका मैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है ना। अधिक क्रियाशील तत्व ले लेते हैं, इनमें से कोई सा भी, मान लो कैल्शियम ले लिया, ठीक है ना। तो क्रिया करवाई तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और कॉपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर विस्थापन अभिक्रियाओं के दे सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपको अगले नए टॉपिक के साथ, यानी कि एक नई अभिक्रिया के साथ में मिलेंगे, और वो अभिक्रिया जो होगी वो कौन सी होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे जो है 10th स्टैंडर्ड में है वो अपने वीडियोस को पूर्ण नहीं देख रहे हैं, वो पूरा देखे, ठीक है, ताकि आपको लाभ पहुंच सके। क्यों, क्योंकि अभी जो अपने वर्तमान में सिलेबस जो है वो 60% निर्धारण किया हुआ है, स्कूलें अभी खुली नहीं है, सरकार जो है ऑनलाइन क्लासों को क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है। कोर्स में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। 2 दिन पहले ही हमारे जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह जी डोटासरा, उनका ये बयान आया कि कोर्स में किसी भी प्रकार की कटौती अब नहीं की जाएगी। जो पहले से निर्धारण कोर्स है 60% वही रहेगा। तो आप केवल पढ़ने पे ध्यान दीजिए, अदर एक्टिविटी को छोड़ दीजिए, और केवल एक ही लक्ष्य बना लीजिए कि पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।